नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 11 का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम सब पढ़ रहे थे, बायोमॉलिक्यूल्स का भाग 5वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन और बहुशर्करा के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल एक वृहत अणु है जो अम्ल अविलय अंश में मिलता है। बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। यह कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह इसका मतलब होता है यह कई न्यूक्लियोटाइड की लंबाई चेन होती है। जैसे आप समझ सकते हो कई मोती मिलकर माला बनते हैं, वैसे ही कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। लाइन तीसरा, ये पॉलीसैकेराइड्स व पॉलीपेप्टाइड्स के साथ मिलकर कोशिका का बहुत आणविक अंश बनाते हैं। मतलब कि सेल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब मिलकर सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे घर में ईंट, सीमेंट, लोहा सब मिलकर बनते हैं ना, उसी तरह से न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसके जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। सबसे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए और आरएनए। एक न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से बना होता है। इसमें 3 घटक होते हैं: नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, शर्करा शुगर, फॉस्फेट। जैसे कि आपने लेगो देखा है ना, वो कैसे होता है लेगो के पीस, वो इसी तरह से 3 पार्ट से बने होते हैं। ठीक है। स्लाइड सेकंड, नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, जिसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। हमारा 5 बेस होगा। ठीक है। पहला होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इन सभी को याद करने के लिए हम AGCTU भी कहते हैं। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। मतलब प्यूरिन का मतलब पता है क्या होता है? प्यूरिन की मतलब हो गया डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे ज़्यादा याद करने की चीज़ है कि Ag = प्यूरिन। अन्य 3 पिरिमिडिन होते हैं, मीन्स पैरामिडिन = सिंगल रिंग। ये जो होगा इसमें हमारा सिंगल रिंग होता है, इसको बोलते हैं पिरिमिडिन। इसमें हमारा सिंगल रिंग होगा। ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं CUT करके। अन्य विषम चक्रीय वलयों का प्यूरिन और पिरिमिडिन कहा जाता है। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग जैसा होता है, ये समझना है। डीएनए में ATGC पेयरिंग होगा और आरएनए में AUGC पेयरिंग होगा। तीसरा स्लाइड, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स में शर्करा, राइबोसोम या डीऑक्सीराइबोसोम होते हैं। 2 प्रकार के शुगर होंगे। पहला है राइबोस और एक है डीऑक्सोराइबोस। ठीक है, 2 होते हैं, उसके बारे में बताया। अब ये लाइन दूसरा में बोल रहा है कि डीऑक्सोराइबोस
होने पर डीएनए बनता है। मीन्स डीएनए का फुल फॉर्म एक तरह से डीऑक्सोराइबोज शुगर, इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज होने पर आरएनए बनता है। मीन्स आरएनए इक्वल टू राइबोज शुगर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इनका काम क्या होता है बच्चों? बॉडी की सारी जानकारी को स्टोर करना, ठीक है। कभी कभी हमारे एग्जाम में भी पूछता है कि आप इसका फीचर बताओ, डीएनए का, आरएनए का, इनकी फुल फॉर्म बताओ, तो हम इसे ध्यान रखेंगे। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रोटीन जो है इसमें डिफरेंट एमिनो एसिड का पॉलीमर होगा, ठीक है। और देखिए ये जो प्रोटीन है उसमें हम इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट एमिनो एसिड का पॉलीमर। ये एमिनो अम्ल की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। प्रोटीन जो है वो चेन ऑफ एमिनो एसिड होता है। जैसे आपने माला देखा है ना, उसमें बीट्स होते हैं लगे मोती, उसी तरह से इसका चेन होता है। संरचना का अर्थ अलग अलग संदर्भ में विभिन्न होता है। मतलब कई बार तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वांटेनरी। ये जीव विज्ञान में प्रोटीन की संरचना 4 स्तरों में समझी जाती है। हमारा जीव विज्ञान में 4 स्तर में समझेंगे, जिसके बारे में हम आगे वाले स्लाइड में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि हमारा 4 संरचना क्या है। ऐसे हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है और क्वांटेनरी है, ठीक है। आप समझो कि ये प्राथमिक संरचना मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम को प्राथमिक संरचना कहते हैं। देखो बच्चों, जब प्रोटीन छोटे छोटे मोतियों मीन्स एमिनो एसिड की एक माला होती है, इन मोतियों के जैसा क्रम ऑर्डर होता है, वही उसकी प्राथमिक संरचना कहलाता है। अब कुछ घरेलू एग्जाम्पल से आप समझो। जैसे आप अलग अलग रंग के मोतियों से एक माला बनाते हो, ठीक है। अगर क्रम बदले तो माला का डिज़ाइन बदल जाता है। वैसे ही अमीनो एसिड का अगर क्रम बदलता है तो उसके बदलने से प्रोटीन का काम भी बदल जाएगा। इसे सीक्वेंस भी कहते हैं। यह डीएनए द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, सीक्वेंस कहेंगे। दूसरा लाइन क्या कहता है कि पहला अमीनो अम्ल एन सिरा कहलाता है। इसका मतलब होता है बच्चा कि प्रोटीन की शुरुआत वाला सिरा एन टर्मिनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटीन की शुरुआत वाला सिरा एन टर्मिनल, ठीक है। इसमें याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि एन इक्वल टू स्टार्ट मीन्स शुरुआत। अंतिम एमिनो अम्ल सी सिरा कहलाता है। जहाँ प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा हमारा, उसे हम सी टर्मिनल कहते हैं। तो एन स्टार्ट एंड सी जो होगा वो इंड। तो हमारा एन क्या हो गया, उसको स्टार्ट समझो, और सी जो होगा उसको इंड आप लोग समझो। यह प्रोटीन की मूल संरचना होती है। यह सबसे बेसिक मूल स्ट्रक्चर है। बाकी सभी संरचनाएं इसी पर डिपेंड करती है। कभी कभी एग्ज़ाम में कुछ इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में बदलाव के बाद क्या होगा, तो उसमें जेनेटिक डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। जब हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल जाता है तो हमारा कुछ जेनेटिक डिजीज़ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा
सिकल सेल एनीमिया के बारे में। दूसरा समझेंगे द्वितीयक संरचना मीन्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन श्रृंखला कुंडली के रूप में मुड़ी होती है। इसका मतलब होता है कि सीधी चेन अब मुड़कर क्वाइल, ठीक है, पर स्प्रिंग बना जाती है, मीन्स स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे एग्जांपल में समझो कि फ़ोन का तार आप पुराने ज़माने वाले लैंडलाइन देखोगे तो वो गोला के जैसा उसका मुड़ा हुआ रहता है वायर, उसी के जैसा यह स्प्रिंग या सीढ़ी जैसी दिखती है। ये हमें अल्फ़ा हेलिक्स जो कि स्प्रिंग जैसा दिखेगा, कौन सा? अल्फ़ा हेलिक्स, ये हमारा स्प्रिंग के जैसा दिखेगा। दूसरा है बीटा शीट, ये कैसे दिखेंगे? बीटा शीट सीढ़ी या चादर के जैसी दिखेगी। किसके जैसी दिखेगी? सीढ़ी, सॉरी इधर होगा सीढ़ी, सीढ़ी या चादर की जैसा दिखेगी। इसे द्वितीयक संरचना कहते हैं या सेकेंडरी लेवल फोल्डिंग कहलाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, यह स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। इसमें दक्षिणावर्ती कुंडलियां होती है, मीन हेलिक्स दाईं तरफ घूमती है, राइट हैंड क्वाइल इसमें होता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछेगा कि अल्फा हेलिक्स कहाँ पर होगा, तो आप राइट हैंड साइड बोल सकते हो या राइट हैंडेड में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हम पढ़ेंगे द्वितीयक संरचना मीन टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन श्रृंखला अपने ऊपर मुड़कर गोलाकार बनाती है। अब क्वाइल और फोल्ड होकर एक 3D मीन्स इसको 3D को हिंदी में बोलते हैं तीन आयामी स्पेस बनाती है। जैसे ऊन का गोला देखते हो ना, उसी के जैसा यह ऊन के गोले जैसी संरचना होती है, बिल्कुल गोल और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को हिंदी में हम लोग संकुचित कहते हैं, संकुचित जैसा। जैसे आप एग्जाम्पल घर का ले लो कि आप रोटी का आटा गोल करते हो या गेंद जैसा बना देते हो, वैसी होती है इसकी संरचना। तीसरा लाइन कहता है कि इसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। यह फाइनल फोल्डिंग है एक सिंगल चेन की तरह। यह प्रोटीन के कार्य के लिए आवश्यक है, मतलब कि प्रोटीन के काम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर शेप सही नहीं होगा तो प्रोटीन काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल जैसे एंजाइम का शेप बदल गया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बॉन्ड होते हैं, डिसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, मीन्स जिसको हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर आयोनिक होगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेंगे। अब हम चतुर्थक संरचना के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग क्वाaternary स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ प्रोटीन कई उप-इकाइयों से बने होते हैं, मतलब कि एक नहीं कई चेन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जैसे एक टीम होता है ना खिलाड़ी का, उसके जैसा उनकी व्यवस्था का चतुर्थक संरचना करते हैं, मतलब कि इन सभी सब यूनिट का अरेंजमेंट का काम होता है। ठीक है। लाइन 3 क्या कहता है कि हेमोग्लोबिन इसका उदाहरण है। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा होमोग्लोबिन, जिसका 4 चेन होगा। 2 चेन हमारा अल्फ़ा होते हैं इसमें, और 2 जो होगा वो बीटा चेन होगा। ठीक है। इनमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा उपखंड होते हैं। याद रखने का तरीका बता रहा है कि 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू HB। ये मिलकर HB बनाते हैं। HB का मतलब होता है होमोग्लोबिन। इसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ले जाने का। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। थैंक यू।